मेरी उपलब्धि वो होगी जो चैम्बर के उद्देश्य जो संविधान के उद्देश्य में लिखा हुआ है कि उद्योग और व्यापार का विकास करना। हम चैम्बर की जो नई टीम आएगी, हमारा पहला कर्तव्य यही होगा कि ग्वालियर की जो पहचान औद्योगिक शहर की थी, व्यापारिक शहर की थी, उसमें हम प्रयास करें। क्या कहीं ना कहीं चैम्बर उन मुद्दों को जमीनी स्तर पर नहीं उठा पाया कि उद्योग बंद हो रहे हैं, उस पर कोई बड़ा काम किया जाए? एक तो यहाँ पे ये जो क्राइम ग्वालियर में बढ़ता जा रहा है, कहीं ना कहीं मैं इसमें पुलिस की और शासन की नाकामी मानता हूँ। क्योंकि युवा उद्यमी आजकल बहुत अच्छा एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं, नए प्रयास कर रहे हैं, तो युवा उद्यमी के लिए क्या प्रयास होंगे आपकी तरफ से? देखिए, चैम्बर में सोलर लगा है, ये कोई उपलब्धि मैं नहीं मानता इसको। उपलब्धि वो होगी जिसमें हम उद्योग बढ़ाएं। चैम्बर की आवाज बहुत बुलंद है और ये मुख्यमंत्री तक भी जाती है, देश के प्रधानमंत्री तक भी जाती है। आपको क्या लगता है दोनों में से कौन सा अध्यक्ष प्रत्याशी ज्यादा दमदार नजर आ रहा है? हाउस एक विचारधारा हो सकती है, वो विचारधारा जिस दिन हमारे चैम्बर का मतदान हो जाता है, तो नए प्रतिनिधि जब चुन करके आते हैं, हाउस उसी दिन खत्म हो जाता है। पुलिस और नगर निगम कहता है कि व्यापारी कौन से भाई दूध के दूल्हे हैं, 4 फुट आगे तक सामान निकाल के रखते हैं। मानसेवी सचिव पद पर आप चुने जाते हैं तो व्यापारियों के हित में क्या क्या कार्य करने का प्रयास करेंगे? मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज चुनाव 2026 और चुनाव में क्रिएटिव हाउस और व्हाइट हाउस दोनों ही तरफ से अलग अलग पद के प्रत्याशी जो हैं वो जोर आजमाइश कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। और क्रिएटिव हाउस से मानसेवी सचिव पद पर इस बार खड़े हुए हैं राकेश अग्रवाल जी, जो रोम कंप्यूटर्स नया बाजार में है, उसका संचालन काफी सालों से कर रहे हैं। तो राकेश जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका द इंग्लिश पोस्ट में। नमस्ते सर। और मेरा पहला सवाल यही होगा कि चैम्बर, मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जो एक काफी पुरानी संस्थान है, 1906 से व्यापारियों के हित में काम कर रही है, और अब आप प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए हैं मानसेवी सचिव पद पर। तो यदि मानसेवी सचिव पद पर आप चुने जाते हैं तो व्यापारियों के हित में क्या क्या कार्य करने का प्रयास करेंगे? देखिए, ऐसा है, जो भी चुन करके आता है, जैसे मैं सपोज चुना जाता हूं तो मेरे 2 दायित्व होंगे। एक तो ये कि ये जो हमारा चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, इसका जो भवन है, इसका भवन का रख रखाव, मेंटेनेंस, इसका रिकॉर्ड, उसका मेंटेनेंस, सदस्यों से नियमित मुलाकात, सदस्यों की जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान, ये हमारा नियमित कार्य है। मैं आऊंगा, कोई भी आएगा, उसे करना ही करना है। मैं इसे उपलब्धि नहीं मानता जी। मेरी उपलब्धि वो होगी जो चैम्बर के उद्देश्य, जो संविधान के उद्देश्य में लिखा हुआ है कि उद्योग और व्यापार का विकास करना। जैसा कि ग्वालियर का प्रत्येक व्यापारी इस चीज से जानता है कि ग्वालियर में कहीं ना कहीं उद्योग और व्यापार घटता जा रहा है, पीछे होता जा रहा है। इसके कारण कई हो सकते हैं। हम चैम्बर की जो नई टीम आएगी, हमारा पहला कर्तव्य यही होगा कि ग्वालियर की जो पहचान औद्योगिक शहर की थी, व्यापारिक शहर की थी, उसमें हम प्रयास करें। यहाँ पर नए स्टार्टअप आए, यहाँ का जो युवा प्लान कर रहा है, उद्योगपति भी प्लान कर रहा है, इंदौर जा रहा है, भोपाल जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वातावरण भी थोड़ा सा यहाँ पे ठीक नहीं है। हमें वातावरण भी ठीक करना होगा। शहर में जो ट्रैफिक जाम के कारण बाजारों में जो बिक्री कम होती जा रही है, उस पर भी हम कुछ ना कुछ अच्छा कार्य करेंगे, ताकि लश्कर, मुराद, 3 जो शहर है हमारे, सब जगह व्यापार जैसा था वैसा व्यापार बना रहे। हम व्यापार उद्योग आगे बढ़े, इसके लिए हमारी नई टीम जो भी आएगी, हम कंधा से कंधा मिला के उसके लिए कार्य करेंगे। यही हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। मध्य प्रदेश शासन, जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं और व्यापार उद्योग प्रतिनिधियों के बीच में हम सेतु के रूप में काम कर पाए, ऐसे ये हमारी प्राथमिकता होगी। शासन, प्रशासन और व्यापारियों के बीच में सेतु के रूप में काम करना है, एक बहुत बड़ी गंभीर बात, क्योंकि उद्योगों के लिए ग्वालियर जाना जाता था। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप इस बात से सहमत हैं कि उद्योगों का धीरे धीरे पतन हुआ है। कितने बड़े बड़े उद्योग थे, एमपी आयरन था, बिरला इंडस्ट्रीज थी, लेकिन काफी सारे बड़े उद्योग खत्म हुए। चैम्बर लगातार काम कर रहा है। क्या कहीं ना कहीं चैम्बर उन मुद्दों को जमीनी स्तर पर नहीं उठा पाया कि उद्योग बंद हो रहे हैं, उस पर कोई बड़ा काम किया जाए? देखिए,
हर टीम जो आती है अपने हिसाब से काम करती है। तो इस टीम में मैं भी था, मैं सहयोगी पद पर था, उपाध्यक्ष के पद पर। उपाध्यक्ष का जो दायित्व होता है कि जब उसमें विधान में लिखा हुआ है, जब अध्यक्ष की अनुपस्थिति में संयुक्त अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष कार्य करते हैं और बाकी हर काम में हमको मदद करनी है, सहयोग करना है। टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। मुखिया के रूप में प्रवीण जी के साथ में कंधा से कंधा मिला के साथ दिया है और इससे अच्छा ज्यादा काम जो नई टीम आएगी हम करेंगे। हर टीम का अपना वो होता है, इसमें हम कोशिश करेंगे कि अच्छा कार्य करेंगे। लेकिन जैसे उद्योगों का जो पतन हुआ है उसकी क्या वजह मानते हैं आप? एक तो यहाँ पे ये जो क्राइम ग्वालियर में बढ़ता जा रहा है, कहीं ना कहीं मैं इसमें पुलिस की और शासन की नाकामी मानता हूं। पुलिस फोर्स की अगर बात करूं तो 25 साल पहले जितना पुलिस में था, आज भी जनसंख्या तो 4 गुनी बढ़ गई, लेकिन पुलिस फोर्स उतनी है। और कहीं ना कहीं पुलिस का डर जब होता है आम जनता में तो नियमों का भी कड़ाई से पालन होता है। अभी बाजारों देख रहे हैं कि लोग रोंग साइड चलते हैं, कैमरे लगे हैं लेकिन चालान जनरेट नहीं हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उससे अव्यवस्था फैलती है। और सबसे बड़ी बात ये मानता हूं कि कहीं ना कहीं जब क्राइम होता है तो उस पर आजकल कहीं FIR देरी से होती है, उस पर कार्रवाई देरी से होती है, कहीं ना कहीं न्याय देरी से मिलता है, तो उस कारण से भी वातावरण नहीं बन पा रहा है। हमें ग्वालियर में वातावरण को ठीक करना होगा, यहाँ पे क्राइम की दर को घटाना होगा। ग्वालियर में जो इंफ्रा, जो साफ सफाई और जो इंफ्रा है उसे भी सुधारने में हमें शासन प्रशासन के साथ में मिलकर काम करना होगा, तभी हम ग्वालियर में व्यापार उद्योग को बढ़ा पाएंगे। तभी हम ग्वालियर में उद्योग को बढ़ा पाएंगे। बहुत बड़ा विषय है कि ग्वालियर में जो वातावरण है, जो क्राइम रेट है, वो कहीं ना कहीं व्यापार को, उद्योगों को प्रभावित कर रहा है। क्योंकि बहुत बड़ी घटना थी जब कैडबरी के मैनेजर को किडनैप किया गया था और पूरे देश में ग्वालियर की छवि धूमिल हुई थी। और कहीं ना कहीं व्यापारियों के मन में, उद्योगपतियों के मन में भी एक डर का भाव आता है। अभी पलायन की भी आपने बात की और वास्तव में काफी सारे उद्योग जो है वो पलायन कर चुके हैं। तो उद्योग पलायन न करें। और जो हमारा युवा है खासकर, क्योंकि युवा उद्यमी आजकल बहुत अच्छा एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं, नए प्रयास कर रहे हैं, तो युवा उद्यमी के लिए क्या प्रयास होंगे आपकी तरफ से? देखिए, ग्वालियर का जो युवा है वो ग्वालियर में रह के काम करे, तो ग्वालियर में कौन कौन सी नई इंडस्ट्री आ सकती हैं। ग्वालियर में बहुत सारे यहाँ पे इंडस्ट्री थी, जैसे कि सीमेंट फैक्ट्री बामोर में, यहाँ रॉ मटेरियल है। यहाँ पर जोरा में, केलारस में खदानें हैं, वहां से रॉ मटेरियल आता है। ग्वालियर में शुगर फैक्ट्री का यहाँ पे स्कोप है, गन्ने का उत्पादन होता है। ग्वालियर में कन्फेक्शनरी यानी कि बिस्कुट टॉफी का है, यहाँ के पानी में वो ताकत है कि यहाँ का स्वाद अलग है। इसके अलावा ग्वालियर तो कपड़े का हब हुआ करता था, यहाँ पर लेदर शू फैक्ट्री थी। यहाँ काली मिट्टी है, काली मिट्टी से चीनी बर्तन बनते थे, ग्वालियर पोर्ट्रीज में पूरे वर्ल्ड में जाते थे। हमें ये युवा पीढ़ी को सेमिनार करके, वर्कशॉप करके उनको बताना होगा ग्वालियर का क्या महत्व है, ग्वालियर में कौन कौन सी इंडस्ट्री हम लगा सकते हैं और आपको उसमें क्या मदद चाहिए। चैम्बर ऑफ कॉमर्स युवाओं के लिए क्या हेल्प कर सकता है, मदद कर सकता है, सरकारी संसाधनों का कैसे हमको मदद मिल सकती है, इस पर हम लोग सेमिनार करेंगे। उनके नए स्टार्टअप खोलें, इसमें मदद कीजिए। नए सेमिनार युवा उद्यमों के लिए, जिससे कि उनको ये पता चल सके कि ग्वालियर में उद्योगों की क्या क्या संभावनाएं हैं, क्या क्या रॉ मटेरियल अवेलेबल है, और ये जानकारी लेके वो आगे अपना उद्योग स्थापित कर सके। मानसेवी सचिव पद के लिए आप प्रत्याशी हैं। पहले से जो मानसेवी पद संदीपक अग्रवाल जी हैं, पिछला कार्यकाल उनका 3 साल का, क्योंकि आप भी रहे ही हैं चैम्बर में, उनके पिछले 3 साल के कार्यकाल को किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि वो बताते हैं कि उन्होंने डिजिटलाइजेशन कर दिया पूरा वहां डेटा का। किस तरीके से देखते हैं उनकी उपलब्धियों को? देखिए, उन्होंने अपने आप पूरा प्रयास किया, सब कुछ किया, उन्होंने कुछ कार्य अच्छे किए, लेकिन वो चैम्बर के नियमित कार्य हैं। जैसे कि डिजिटलाइजेशन करना, कोई भी आता वो करता। अगर जैसे कि बात करें कि एसी की क्षमता बढ़ी है, तो वो तो कोई भी टीम आएगी वो करेगी इसको। सोलर है अभी वर्तमान में आवश्यकता, आप देख रहे हो 3 साल पहले इतने सोलर नहीं थे। अब हर अपना जो घर है, हर व्यापार में सोलर लग रहा है, तो चैम्बर में सोलर लगा है, ये कोई उपलब्धि में नहीं मानता। इसको उपलब्धि वो होगी जिसमें हम उद्योग बढ़ाएं, व्यापार बढ़ाएं, और यहाँ पे हम व्यापार, यहाँ पर जो है ग्वालियर को हम आगे बढ़ाएं, ये हमारी उपलब्धि होगी। मतलब ग्वालियर के उद्योग व्यापार के लिए कोई बड़ी पॉलिसी मेकिंग कुछ नहीं किया उन्होंने? नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूंगा। उन्होंने जो प्रयास था किया, सेमिनार भी किए, सब कुछ किए, कितनी भी सफलता मिली, लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य है कि जो नियमित कार्य होते हैं, एसी का मेंटेनेंस या फिर एसी की क्षमता बढ़ाना, ऊपर सोलर लगाना, ये मैं कोई उपलब्धि को नहीं मानता, ऐसा मेरा कहना है। बाकी उन्होंने जो भी प्रयास किए, सार्थक प्रयास किए होंगे। बहुत अच्छे योग्य व्यक्ति हैं वो,
और एजुकेटेड व्यक्ति हैं। उन्होंने जो प्रयास किया मैं उसकी तारीफ करता हूँ। जी, जो किया है वो तारीफ करते हैं, लेकिन साथ में ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने जो अभी उपलब्धियां गिनाई हैं, एसी की क्षमता बढ़ाना हो, चाहे डिजिटलाइजेशन करना हो, उसे जो है वो थोड़ा इत्तेफाक रखते हैं, उपलब्धि नहीं मान रहे हैं। लेकिन साथ में अभी आप देखिए कि ग्वालियर में एक दो बड़ी समस्याओं का सामना व्यापारी कर रहे हैं। ट्रैफिक का तो आपने जिक्र किया ही, जिससे व्यापार प्रभावित हो रहा है, लेकिन दूसरी एक समस्या जो है वो व्यापारियों के सामने आ रही है, स्मार्ट मीटर की। कई सारे व्यापारियों के यहाँ पर स्मार्ट मीटर लग चुके हैं, जो उद्योग लगा रहे हैं। बड़ी चुनौती है उनके लिए, क्योंकि देखिए बिजली का एक बड़ा बिल ऑलरेडी दे रहे हैं। तो इस समस्या से उनको कैसे आप निजात दिलाएंगे? इसमें मेरा एक कहना है कि ये सरकार जो चल रही है 25 साल से मध्य प्रदेश में काबिज है। पहले जो मीटर थे वो भी इसी सरकार के थे, नए जो स्मार्ट मीटर आए हैं वो भी इसी सरकार के हैं। आम जनता और व्यापारियों का ये कहना है कि पुराने जो मीटर थे उनमें रीडिंग कम जनरेट होती थी, हमारा खर्चा कम था। नए मीटर जो आए हैं स्मार्ट मीटर, इसमें हमारी रीडिंग्स ज्यादा आ रही हैं, हमारा बिजली का खर्चा बढ़ गया है और ग्वालियर में बिक्री कम हो रही है, व्यापार कम हो रहा है, लोगों के खर्चे बढ़ रहे हैं। ये उनका तकलीफ का कारण है। तो कहीं ना कहीं संदेह पैदा करता है, या तो पुराने मीटर खराब थे, गलत थे, जो कम रीडिंग बना रहे थे, या फिर कहीं ना कहीं नए मीटर में कोई गलत मतलब कुछ ना कुछ कमी ऐसी है जिसके कारण उसमें यूनिट्स ज्यादा बन रही है। तो कहीं ना कहीं ये हमें इसमें चिंता का विषय है। शासन प्रशासन को इस पर ध्यान देना होगा कि स्मार्ट मीटर सही है, इसका विश्वास सरकार को, आम जनता को, व्यापारियों को दिलाना होगा। क्योंकि देखिए नीतियां अलग हैं। उत्तर प्रदेश में अनिवार्यता नहीं है और मध्य प्रदेश में अनिवार्यता कर दी है, अब उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो ये दो तरह के नियम दो राज्यों में, मध्य प्रदेश वैसे ही पीछे पिछड़ रहा है। देखिए, अगर स्मार्ट मीटर में कहीं ना कहीं तकनीकी खराबी है और अगर वो व्यापारी के हित में नहीं है, उद्योग के हित में नहीं है, तो इसकी लड़ाई चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बैनर पे हम लड़ेंगे। इसके लिए हम धरना और ज्ञापन चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे और अंत में जाकर के स्मार्ट मीटर के लिए, क्योंकि स्मार्ट मीटर का जो संबंध है उद्योग से भी है, व्यापार से भी है, ये एक बहुत बड़ा खर्चा होता है। अगर इसमें कहीं ना कहीं तकनीकी खराबी के कारण अगर स्मार्ट मीटर से ज्यादा यूनिट जनरेट हो रही है, हम सड़क पे आकर भी संघर्ष करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, सरकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे, सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, चैम्बर सड़क पर आके प्रदर्शन भी करेगा। प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन यदि हम पिछला लंबा कार्यकाल देखें अपन, चाहे पिछली कार्यकारिणी हो, उससे पिछली भी हो, तो कई बार जो लड़ाई है व्यापारियों की वो केवल पत्र लिखने तक सीमित नजर आई मुझे। जमीनी स्तर पर बड़े मुद्दों पर, चाहे गार्बेज शुल्क ले लें आप, चाहे पुराने और भी मुद्दे रहे हों, चाहे उद्योगों का पलायन हो रहा हो, चाहे आप क्राइम रेट की बात कर रहे हैं, कई सारे व्यापारियों के संग बड़ी बड़ी लूट भी हुई, तो जमीनी स्तर पर कोई बहुत बड़े प्रदर्शन अभी तक तो दिखाई नहीं दिए। कैसे करेंगे फिर आप? देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा, चैम्बर की आवाज बहुत बुलंद है और ये मुख्यमंत्री तक भी जाती है, देश के प्रधानमंत्री तक भी जाती है। मैं याद दिलाना चाहूंगा, जब मुरार के एक व्यापारी के साथ में सोना लूटा गया जोरा सबलगढ़ रोड पर, वो बहुत बड़ी लूट थी, 5 करोड़ रुपए का सोना था और वो सदस्य हमारे चैम्बर के सदस्य भी नहीं थे। तब भी चैम्बर ने लड़ाई लड़ी, हमको कई बार मुरैना जाना पड़ा, एसपी से मिलना पड़ा, ज्ञापन देना पड़ा, हमने सड़कों पर नारे लगाए, प्रदर्शन किए, जिंदाबाद किया, मुर्दाबाद किया और नतीजा ये निकला कि हमने 15-20 दिन के अंदर वो सोना जब्त हुआ, अपराधी पकड़े गए। इसके अलावा क्वालिटी रेस्टोरेंट का भी एक मुद्दा है, बाड़े पर ये जो नो व्हीकल जोन ये का जो मुद्दा था वो भी हमारा सोल्व हुआ, सरकार को झुकना पड़ा और बाड़े का रास्ता खोला गया। तो जब जब चैम्बर ने लड़ाई लड़ी है, वो चैम्बर की आवाज ताकत बन के उभरी है, सरकार ने भी माना है, शासन प्रशासन सबने चैम्बर की ताकत को माना है। शासन प्रशासन ने सभी ने चैम्बर की ताकत को माना है, जब भी चैम्बर ने जमीन पर, सड़क पर आकर विरोध प्रदर्शन किया है। अच्छा, एक बहुत बड़ी समस्या जो इस क्षेत्र में है, अभी अपन देख रहे हैं, ट्रैफिक, जैसे आपने बताया, और ट्रैफिक को लेकर यदि व्यापारियों से बात करो तो वो प्रशासन को दोषी बता देते हैं, नगर निगम को बता देते हैं, पुलिस को बता देते हैं। पुलिस और नगर निगम कहता है कि व्यापारी कौन से भाई दूध के दुल्हे हैं, 4 फुट आगे तक अपना सामान निकाल के रखते हैं। तो ये समन्वय क्यों नहीं बन पा रहा है जिससे ट्रैफिक की समस्या से? इसमें मेरा ये कहना है कि जब भी शासन प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की जाती है तो मैं उसको डंडे की कार्रवाई मानता हूँ। जब भी अचानक आते हैं और एक गाड़ी चल रही होती है, अनाउंस होता है, यहाँ से कार हटाइए, यहाँ से स्कूटर हटाइए, सामान उठाइए और जब्त करते हैं और सामान भर के ले जाते हैं।
अगर हम अपने बच्चे को, जैसे घर में अगर मेरा बच्चा गलत काम कर रहा है, जी। उसको हम प्यार से अगर समझाएं, बेटा ये तुम ये काम कर रहे हो, इससे ये नुकसान होगा, जी। तो बेटा मान जाएगा। अगर शासन प्रशासन व्यापारियों के साथ बैठक करे और जो नीचे जो भी अपनी लोडिंग लगाते हैं, लगाते हैं, जो भी हमारे मजदूर भाई हैं और जो भी हमारा आम नागरिक है, सबके साथ तालमेल बना करके और उसके फायदे नुकसान बताए जाएं कि ये हम जो कार्रवाई करने वाले हैं इससे क्या लाभ होने वाला है। अगर ऐसा हम करेंगे, सरकार अगर ऐसा मिलकर काम करेगी, चैम्बर के साथ मिलकर काम करेगी, तो निश्चित बात है कि सफलता मिलेगी, जाम भी हटेगा, अतिक्रमण भी हटेगा, व्यापार भी बढ़ेगा। व्यापार भी बढ़ेगा। अभी बिल्कुल आखिरी क्वेश्चन मेरा आपसे होगा, व्हाइट हाउस और क्रिएटिव हाउस, दो ही हाउस हैं। व्हाइट हाउस ने अध्यक्ष के लिए प्रत्याशी उतारा है पारस जैन जी को, और व्हाइट हाउस की तरफ से ही अपन कहेंगे कि दूसरा अध्यक्ष प्रत्याशी भी उन्हीं का है, चाहे वो निर्दलीय खड़े हो रहे हों। क्रिएटिव हाउस ने प्रत्याशी नहीं उतारा है, क्या वजह रही? और दूसरा, जब कार्यकारिणी बन जाएगी तो अध्यक्ष जो सबसे मुख्य पद होता है वो तो क्रिएटिव हाउस के पास होगा ही नहीं, तो इसका कितना खामियाजा भुगतना पड़ेगा? नहीं, देखिए, ये हाउस की जो बात है, ये हाउस कोई रजिस्टर्ड संस्था नहीं है। हाउस एक विचारधारा हो सकती है, वो विचारधारा जिस दिन हमारे चैम्बर का मतदान हो जाता है और नए प्रतिनिधि जब चुन करके आते हैं, हाउस उसी दिन खत्म हो जाता है जी। हाउस की भावना खत्म हो जाती है। सारे पदाधिकारी एक होते हैं, जो अध्यक्ष चुन के आता है उसकी अगुवाई में, उनके नेतृत्व में पूरी टीम काम करती है। आपको क्या लगता है दोनों में से कौन सा अध्यक्ष प्रत्याशी ज्यादा दमदार नजर आ रहा है? मैं इसलिए नहीं कहूंगा कि दोनों ही प्रत्याशी योग्य हैं, दोनों का अपना अलग अलग क्षेत्रों में अपनी अपनी योग्यताएं हैं, क्षमताएं हैं। ये मतदाता को देखना है कि चैम्बर के में कौन ज्यादा अच्छा काम कर सकता है। दोनों की अपनी अपनी अभिनव योग्यता है। तो दोनों की अपनी योग्यताएं हैं, ये मतदाता को सिद्ध करना है, देखना है, समझना है कि कौन कितना योग्य है और व्यापारियों के हित में कौन कितना काम करता है। तो ये थे हमारे साथ क्रिएटिव हाउस के राकेश अग्रवाल जी, जो मानसेवी सचिव पद पर खड़े हो रहे हैं और लगातार जनसंपर्क में बने हुए हैं। राकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद द इंग्लिश पोस्ट को आपने इतना टाइम दिया। और सबसे अच्छी बात जो आपकी लगी मुझे कि कोई हाउस का कोई अपना ऐसा कोई भेदभाव नहीं है, डिफरेंस नहीं है। जब कार्यकारिणी बन जाती है तो हाउस खत्म और सबको फिर मिलकर व्यापारियों के हित में काम करना है। तो ये एक बड़ी खूबसूरती है देखिए इस चैम्बर ऑफ कॉमर्स की, कि हाँ, चुनाव तक जरूर एक दूसरे से द्वंद्व चल रहा है, लेकिन चुनाव के बाद सब लोग मिल जाएंगे और चाहे सदस्य हो कोई चैम्बर का या ना हो, लेकिन उस व्यापारी के हित की लड़ाई चैम्बर लड़ता रहेगा। तो ये थे राकेश अग्रवाल जी, इनका इंटरव्यू, इनके विचार आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी तरीके के एमपीसीसीआई चुनाव की ओर अपडेट देखने के लिए देखते रहिए द इंग्लिश पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। जय उद्योग, जय व्यापार।